क्रॉलिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इसके पहले हमने कॉगिंग इफेक्ट पढ़ा था इंडक्शन मोटर में, जो एक तरह का डिफेक्ट होता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉलिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर, कि इंडक्शन मोटर में क्रॉलिंग इफेक्ट कैसे होता है। क्रॉलिंग इफेक्ट, क्रॉलिंग क्रॉलिंग वर्ड इन द सेंस, जैसे जिसको हम हिंदी में रेंगना बोलते हैं। तो मोटर मोटर तो रेंग सकती नहीं। यहाँ पे क्रॉलिंग का अर्थ ये हुआ कि हमारी जो मोटर है वो अपनी एक्चुअल स्पीड पे रन ना करके एक्चुअल स्पीड से कम स्पीड पे रन कर रही है। तो ये जो इस फिनोमिना को हम क्रॉलिंग बोलते हैं। व्हेन एन इंडक्शन मोटर नॉट रन एट्स एक्चुअल स्पीड, यानी कि मोटर जो है अपनी फुल स्पीड या फिर एक्चुअल स्पीड पे रन ना करके वो उससे कम स्पीड पे रन कर रही है, तो ये क्रॉलिंग इफेक्ट होता है। अगर एक्चुअल स्पीड उसकी NS है तो क्रॉलिंग इफेक्ट के बाद जो उसकी स्पीड होती है वो NS/7 हो जाती है। अब NS/7 क्यों होती है, क्यों NS से NS/7 होती है, इस इसी चीज़ को हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इस क्रॉलिंग फिनोमिना में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले, एक टर्म है हार्मोनिक्स, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आखिर हार्मोनिक्स होता क्यों है, ये इंडक्शन मोटर में ये जनरेट कैसे होता है, और ये एक मेजर रोल प्ले करता है एयर गैप में फ्लक्स सेटअप होने के दौरान। हार्मोनिक्स का एक मेजर रोल होता है और जो कि क्रॉलिंग के लिए जिम्मेदार होता है। हार्मोनिक्स, आखिर हार्मोनिक्स है क्या, क्योंकि हार्मोनिक्स एक वास्ट टॉपिक हो जा रहा है, तो हार्मोनिक्स के बारे में उतना ज़्यादा हम डीप में यहाँ जाएंगे नहीं। एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे ले सकते हैं हम कि हार्मोनिक्स होता क्या है, और फिर हमारा जो मेन मोटो है क्रॉलिंग इफेक्ट, इसको हमको समझना है। तो हार्मोनिक्स हार्मोनिक्स इज नथिंग बट अ पावर क्वालिटी इशू, यानी कि हार्मोनिक्स जो है पावर क्वालिटी इशू, यानी किसी भी किसी भी सिस्टम में हार्मोनिक्स एक तरह से डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है। हार्मोनिक्स जो है वे कुछ डिफरेंट टाइप के फ्रिक्वेंसी के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी जो एक्चुअल जो ओरिजिनल साइन वेव है उसको डिस्टॉर्ट कर देती हैं, उसको उसमें विक्षोभ उत्पन्न कर देती हैं इन द सेंस। अब हार्मोनिक्स बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। हार्मोनिक्स जो है, एक टाइम हार्मोनिक्स होता है, एक स्पेस हार्मोनिक्स होता है। यहाँ पे हम स्पेस हार्मोनिक्स की बात करते हैं, क्योंकि स्पेस हार्मोनिक्स जो है वो हमारा स्टेटर और रोटर के बीच जो एयर गैप है उसमें जो फ्लक्स सेटअप हो रहा है वो उसमें जो स्पेस हार्मोनिक्स जो EMF जनरेट होती है उसमें स्पेस हार्मोनिक्स पाया जाता है। तो यहाँ पे हम स्पेस हार्मोनिक्स की बात करेंगे। आफ्टर फोरियर सीरीज एनालिसिस, फोरियर सीरीज के एनालिसिस के बाद यह पाया गया है कि हमारी जो एयर गैप में जो फ्लक्स EMF जो जनरेट हो रही है उसमें दो टाइप के हार्मोनिक्स होंगे, एक इवन और एक ऑड। लेकिन इवन हार्मोनिक्स जो हैं उनकी जो मेजॉरिटी होती है वो कम होती है, इसलिए इवन हार्मोनिक्स को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे जो कुछ भी हमारा ये फिनोमिना होगा वो ऑड हार्मोनिक्स को लेकर होगा, यानी कि ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगे जो हमारा EMF जनरेट हो रहा है रोटर रोटर के घूमने से। हमको जैसा कि पता है कि हमारी जो मोटर होती है, हमारा जो इंडक्शन मोटर है उसमें स्टेटर और रोटर होता है। स्टेटर जो है 3 फेज सप्लाई उसको प्रोवाइड करने के बाद स्टेटर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो कि हमारे एयर गैप में सेटअप होता है। रोटर हमारा कुछ स्पीड से रोटेट कर रहा है अगर, तो उसका खुद का एक वो खुद का अपना एक फ्लक्स जनरेट करता है। तो जो रोटेटिंग रोटर के थ्रू जो फ्लक्स है और जो हमारा RMF जो स्टेटर से जनरेट हो रहा है वो उसको उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है उसकी वजह से हमारा टॉर्क क्रिएट होता है। कहने का मतलब कि हमारा जो रोटर है वो जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड है जो हमारे स्टेटर से जनरेट हो रही है उसको कैच करने की कोशिश करता है। कैच करने की कोशिश में हमारा टॉर्क जनरेट होता है और हमारा रोटर रोटेट करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हार्मोनिक्स इज अ पावर क्वालिटी इशू। हार्मोनिक्स इज नथिंग बट a distortion in a original or fundamental sine wave, or you can say that harmonics is
डिफेक्ट विच इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉलिंग इफेक्ट। अब हम जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक ये फंडामेंटल साइन वेव है जो जो जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज पॉजिटिव और 50 मतलब ये 50 पॉजिटिव और 50 निगेटिव, ये आपका ऐसे हमारी साइन वेव होती है नॉर्मल। ये फंडामेंटल साइन वेव है। अब जब इसमें हम हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स के आ जाने से हमारी जो साइन वेव है वो कुछ इस टाइप की हो जाती है, कुछ इस टाइप की ये इसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। कहने का मतलब ये कि हमारी जो फंडामेंटल साइन वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और हार्मोनिक्स के आ जाने के बाद इसमें डिस्टॉर्शन क्रिएट हो गया। यानी कि इस एक साइन वेव में कई हाई फ्रिक्वेंसी वाली अलग अलग डिस्टॉर्टिंग कंपोनेंट्स के आ जाने की वजह से जो उसमें मर्ज हो गए, तो वो हमारी लीनियर साइनोसॉइडल वेव को नॉन लीनियर साइनोसॉइडल वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी हार्मोनिक्स आर हाई फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्टिंग कंपोनेंट्स इमर्ज्ड विथ साइनोसॉइडल वेव्स। साइनोसॉइडल फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करके नॉन लीनियर में कन्वर्ट कर रहा है, ये हमारा हार्मोनिक्स है। अब ये हार्मोनिक्स इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये हार्मोनिक्स एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा हमारी इस क्रॉलिंग इफेक्ट में, कि ये क्रॉलिंग इफेक्ट कैसे मतलब इसको अंजाम देगा, क्रॉलिंग इफेक्ट कैसे हमारा होगा। तो ये है हार्मोनिक्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन हाई फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्टिंग कंपोनेंट्स मर्ज विथ लीनियर साइनोसॉइडल वेव्स, तो हमारा हार्मोनिक्स ऐसे क्रिएट होता है। अब ये इसका मेन रीज़न क्यों है, क्या है कि ये हमारा ये अलग अलग की फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स कहाँ से आते हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे जो घरों में जो लोड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के लोड्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे कुछ नॉन लीनियर लोड्स जैसे कि हमारा एलईडी है, प्रिंटर है, कंप्यूटर है, और जैसे कि स्विचिंग सर्किट्स हैं। स्विचिंग सर्किट्स की हमारे घर, जैसे कि हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर में हमारे कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, जैसे हमारा थायरिस्टर होता है, आईजीबीटी या फिर मॉसफेट लगा होता है, और भी जैसे चीज़ें हैं, जैसे हमारा वोल्टेज रेगुलेटर है घर में। तो इन सब में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं जिनका मेन जो वर्क होता है वो स्विचिंग का होता है, जो बेसिकली करंट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, या फिर उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जैसे हमारा इन्वर्टर है, या फिर उसमें कन्वर्टर है, साइक्लो कन्वर्टर है। तो ये सब एक तरह से स्विचिंग सर्किट्स होते हैं जिनका जो वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो कुछ मिली सेकेंड्स का होता है। तो इन टाइप के स्विचिंग सर्किट्स की वजह से हमारे जो हाई फ्रिक्वेंसी डिस्टॉर्टिंग कंपोनेंट्स जो जनरेट होते हैं और वो हमारी जो ओरिजिनल साइन वेव है उसको इस तरह से बना देते हैं। बेसिकली अल्टरनेटर्स जो हमारी साइन वेव जो जनरेट हो रही है वो, और जो हमारी इन्वर्टर से यानी जो हमारा जो साइन वेव इन्वर्टर है उससे जो हो रहा है, तो दोनों में अंतर होता है क्योंकि वो प्योर एसी होता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसमें हम जैसे कैपेसिटर और रिएक्टर्स का यूज करके हम उसको जैसे हार्मोनिक्स फिल्टर्स का यूज करते हैं, कैपेसिटर और रिएक्टर, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम उस हार्मोनिक्स को लो करते हैं, ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्योर तरीके से रेक्टिफाई हो नहीं पाता है, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कंपाउंड ऐसे रह जाते हैं। तो ये तो हो गया कि हमारा हार्मोनिक्स उसमें साइन वेव, प्योर साइन वेव को डिस्टॉर्ट कैसे कर रहा है, उसमें कहाँ से आ रहा है। तो बेसिकली स्विचिंग डिवाइसेस से जिनकी जो पूरी वर्किंग ऑपरेशन है वो कुछ मिली सेकेंड्स का है, तो इनके वजह से। अब जैसे कि हमारा फंडामेंटल वेव जो होता है वो प्योर 50 हर्ट्ज का होता है, प्योर 50 हर्ट्ज का होता है। अब हार्मोनिक्स हमारे कई टाइप के होते हैं, जैसे कि उसमें थर्ड हार्मोनिक्स हो गया, फिफ्थ हार्मोनिक्स हो गया, सेवन्थ। अब यहाँ पे हम ऑड हार्मोनिक्स को ही लेंगे क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इवन हार्मोनिक्स जो है एब्सेंट है, इनकी ये मेजॉरिटी में होते नहीं हैं और इनको हम इसलिए रीड नहीं करते हैं, इनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है इंडक्शन मोटर में। तो इसलिए हम यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक्स, फिफ्थ हार्मोनिक्स, सेवेंथ, ऐसे ही इसके आगे जो ऑड हार्मोनिक्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे।
तो इससे फंडामेंटल वेव हमारी 50 हर्ट्ज की है। तो थर्ड हार्मोनिक्स क्या है कि जैसे कि जैसे ये 50 हर्ट्ज की जो हमारी ये वेव है, ये ये ऐसे ऐसे यहाँ पे ये एक साइकिल ये पूरा अपना कवर अप कर रही है। तो इस पूरे एक साइकिल में अगर ये पूरी 3 साइकिल्स, ऐसे एक, फिर ऐसे 2, और फिर ये एक ऐसे 3, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये जो कंप्लीट एक साइकिल है, इसमें जो हार्मोनिक्स के आ जाने के बाद जो हार्मोनिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो 3 साइकिल अपना कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि किसी भी एक प्योर 50 हर्ट्ज की कोई एक साइन वेव है, उसमें हार्मोनिक्स के आ जाने के बाद थर्ड हार्मोनिक्स वे हार्मोनिक्स होते हैं जो 3 फुल साइकिल एक फंडामेंटल वेव में कवर अप कर लेते हैं। इसी तरह से फिफ्थ ग्रेड के जो हार्मोनिक्स होते हैं वे अपनी कंप्लीट फुल साइकिल्स जो हैं वो आपकी एक फंडामेंटल वेव में, ऐसे ही सेवेंथ फुल साइकिल्स केवल एक फंडामेंटल वेव में, यानी कि केवल एक प्योर साइन वेव में 7 साइकिल्स कवर अप कर लेना, ये आपका 7th ग्रेड का हार्मोनिक्स हो गया। अगर ये 5 फुल साइकिल्स कवर अप कर ले रहा है तो 5th ग्रेड का, ऐसे ही 3rd ग्रेड का। अब जैसे कि हमने इसको तो पहले डिस्कस कर मैंने कर लिया है कि स्विचिंग सर्किट्स में जैसे मिले सेकेंड ऑपरेशन, जैसे हमारा IGBT है, SCR है, ट्राइक डायोड एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों की वजह से हमारा ये जो हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स है ये हमारा जनरेट होता है, और जो कि हमारे साइन वेव को डिस्टॉर्ट करता है। ये जो 7th ग्रेड का जो ये हार्मोनिक्स है, यही जो है ये क्रॉलिंग इफेक्ट के लिए यही उत्तरदायी होता है। और ये केवल इंडक्शन मोटर में ही नहीं, हमारी पूरे पावर सिस्टम में जो 7th ग्रेड का जो हार्मोनिक्स है ये बेसिकली पूरे पावर सिस्टम को एक तरह से ये उसका बहुत बड़ा नुकसान है। ये 7th ग्रेड का जो हार्मोनिक्स है ये हमारे पूरे पावर सिस्टम के पूरे वोल्टेज रेगुलेशन को बिगाड़ने का कार्य करता है। अब इसके बारे में हम हार्मोनिक्स थोड़ा सा और इसके आगे देखते हैं कि इसमें हम क्यों 5th और 11th और 3rd को हम क्यों नेग्लिजिबल कर रहे हैं, क्यों हम लोग 7th के बारे में हम इसके बारे में ज़्यादा बता रहे हैं। तो अब चूंकि जैसे कि ये ऐसे जो हमारा EMF जो जनरेट होता है रोटर, और जो फ्लक्स सेटअप होता है, EMF जो जनरेट होता है रोटर से, उसमें जैसे कि ये सिमेट्रिकल इसका पूरा स्ट्रक्चर है साइन वेव का। तो साइन वेव का जो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होने की वजह से थर्ड हार्मोनिक्स जो है इसको हम नेग्लिजिबल कर लेते हैं, क्योंकि ये उतना इफ़िशियंट नहीं होता है, इसलिए हम थर्ड हार्मोनिक्स को, और इसके जो इंटीग्रल्स होते हैं जैसे कि 3 into 2 यानी कि 6, 3 into 3 9, ऐसे करके सॉरी 3 into 2 तो वो तो इवन हो जाएगा, इवन को तो वैसे ही नहीं लेता है। 3 into 3 हुआ या फिर 3 into 5 हुआ, ऐसे इसको भी हम, जिसे इंटीग्रल जो हार्मोनिक्स है इसको हम नहीं लेते हैं इंडक्शन मोटर के केस में। अब जैसे कि हार्मोनिक्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हार्मोनिक्स को कैसे निकालते हैं, उसका क्या फार्मूला होता है। हार्मोनिक्स H इज इक्वल टू 6K+1, जहाँ के एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर हम जैसे कि यहाँ से हमारे 2 मान प्राप्त हुए, एक H इज इक्वल टू 6K+1 और एक H इज इक्वल टू 6K-1। इन केस अब अगर 6K+1 में अगर हम K इज इक्वल टू 1 या K इज इक्वल टू 2 रखें या 3 4 रखें, तो H इज इक्वल टू 7/13, और इसमें अगर +1 और +2 रखें तो ये 5 और 11 ऐसे आता है। अब 13th हार्मोनिक्स और 11th हार्मोनिक्स को हम इंडक्शन मोटर में नेग्लिजिबल मानते हैं। हम इंडक्शन मोटर में इसको स्टडी नहीं करते हैं 11th और 13th वाले को। क्यों स्टडी नहीं करते हैं? क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री ऑफ साइन वेव हम इंडक्शन मोटर में इसको हम थर्ड को 13th 11th इसको हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऑड है, लेकिन फिर भी ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हम 13th और 11th हार्मोनिक्स के जो प्रभाव हैं उनको हम सप्रेस कर देते हैं, उनको हम नहीं पढ़ते हैं। अब बचता क्या है हमारा, एक 7th ग्रेड का हार्मोनिक्स है और एक 5th ग्रेड का हार्मोनिक्स है। तो अब जैसे कि 7th, अब चूंकि 7th कैसे आया है 6K+1 से,
तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 6K+1 है, ये हमारा क्या करेगा कि मोटर मोटर को मोटरिंग ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि मोटर को फॉरवर्ड ऑपरेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि मोटर को घुमाने में एक तरह से ये अपना रोल प्ले करेगा, मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाने में रोल प्ले करेगा। जबकि जो 5 ग्रेड का हार्मोनिक्स है, ये हमको H=6K-1 से प्राप्त हुआ है, तो ये इसलिए ये क्या करेगा कि मोटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी उसको रोकने का कार्य करेगा। ये एक तरह से बैकवर्ड हार्मोनिक्स है, यानी कि ये ब्रेकिंग ऑपरेशन का हार्मोनिक्स हो गया, और ये हमको हमारी जो मोटर की स्पीड है उसको इन्हेंस करने, अब चूंकि ये इन्हेंस करे या फिर ये इसको बैकवर्ड में घुमाए, ये चूंकि दोनों हार्मोनिक्स ही हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये इसको आगे कर रहा है, इसको एक्सिलरेट कर रहा है तो ये अच्छा होगा। दोनों हार्मोनिक्स हैं, तो ये कुछ भी हो जाए, ये मोटर में डिफेक्ट तो लाएंगे ही। हाँ, लेकिन ये है कि ये इसका कार्य जो होगा वो मोटर को एक्सिलरेट करना होगा, और ये इसको ब्रेकिंग का इसका कार्य होगा, जो 5th ग्रेड का हार्मोनिक्स है। तो ये हमारा हार्मोनिक्स क्या है। बेसिकली हार्मोनिक्स में उतना डीप में अगर जाना है तो हम इसके लिए सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से ओवरव्यू था। बाकी मैंने इसमें लगभग सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं हार्मोनिक्स के बारे में, कि हार्मोनिक्स है क्या, हम इंडक्शन मोटर में 5th और 7th को ज़्यादा क्यों हम इसको मेजॉरिटी में लेते हैं, और ये 3rd को और 11th और इनको हम एलिजिबल कर लेते हैं। इवन को तो हम लेते ही नहीं हैं, इवन हार्मोनिक्स को। अब इसके आगे हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर देखेंगे कि क्रॉलिंग इफेक्ट होता क्या है, इसके बाद क्रॉलिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि क्रॉलिंग है, यहाँ पे जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे टॉर्क और स्पीड का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हमारा जो है मिनट, ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है, और ये हमारा लोड टॉर्क है। जैसे हमेशा स्टार्टिंग टॉर्क लोड टॉर्क से जब तक अधिक नहीं होगा तब तक हमारी मोटर जो है रन नहीं करेगी। स्टार्टिंग टॉर्क शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन लोड टॉर्क, ये हमारा लोड टॉर्क है। तो अब जैसे कि हमारी जो मोटर है, मोटर का स्पीड जैसे जैसे हमारा इंक्रीज करता है तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है, यहाँ पे जाके जो हमारा टॉर्क है वो मैक्सिमम हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आते 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 यहाँ पे जो है ये हमारा लोड टॉर्क, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क और लोड टॉर्क का जो रिजल्टेंट है यहाँ पे ये यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो मोटर है वो एक्सिलरेट होना बंद कर देती है, यानी कि टॉर्क हमारा जीरो नहीं होता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि हमारा टॉर्क नहीं बढ़ता है। ये जो हमारी पोजीशन है, इसके बाद हमारा टॉर्क बढ़ना बंद हो जाता है, यानी कि ये जो हमारा मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क है वो लोड टॉर्क को, ये हमारा डिजायरेबल टॉर्क होता है। यहाँ पे ये जो हमारा टॉर्क है, ये वाला, ये हमको चाहिए होता है कि इस पे हमको मोटर को रन कराना है। तो ये हमारा स्टार्टिंग टॉर्क, मोटर की स्पीड बढ़ाए हम तो ये बढ़ता चला गया, यहाँ पे मैक्सिमम हमको मिला, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये दोनों का रिजल्टेंट हमको यहाँ पे, मतलब जो हमारा डिजायरेबल था टॉर्क, लोड टॉर्क, ये हमको यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे मिल गया। इसके बाद क्या होगा कि अगर हम स्पीड जो हमारी है वो सिंक्रोनस स्पीड जो है उसका कोई फिर रोल नहीं रह जाएगा, फिर हमारा जो टॉर्क है वो हो जाएगा एक तरह से। उसके बाद टॉर्क नहीं बढ़ेगा, उसके बाद टॉर्क घटना शुरू करता है, टॉर्क घटता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी स्पीड जो है कम होती जाती है, टॉर्क घटना शुरू हो जाता है। यहाँ पे जो होता है, जो NS=0, यहाँ पे जो स्पीड है वो एकदम हमारी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे ये स्पीड जैसे बढ़ती गई, टॉर्क भी बढ़ा, और यहाँ पे आके जब तक ये स्टार्टिंग टॉर्क और लोड टॉर्क का जहाँ रिजल्टेंट वाला पॉइंट है, इसके बाद से हमारा टॉर्क नहीं बढ़ता है। तो ये हमारा एक तरह से ओरिजिनल इन द सेंस कि ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हमारा होता है किसी भी इंडक्शन मोटर में। अब ये तो है हार्मोनिक्स के पहले, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्रॉलिंग तो आने के बाद वो कहानी दूसरी हो जाती है, लेकिन ये जो है हमारा ऐसा होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हमको इंडक्शन मोटर में मिलना चाहिए स्पीड और टॉर्क के बीच में। अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि हार्मोनिक्स कंपोनेंट्स के आ जाने के बाद हमारा क्या होता है इसमें। तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा ग्राफ है, ये यही वाला सेम ग्राफ है, ये वाला
ये जो ऐसे स्पीड बढ़ रही है, टॉर्क भी ऐसे ही बढ़ रहा है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ी, टॉर्क बढ़ा, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। या और ये जो है ये डॉटेड से मैंने जो इसको शो किया है, ये लोड टॉर्क का ग्राफ है। तो ये तो सेम है, ये तो चीज़ें सारी सेम है। तो अब ये जैसे कि यहाँ पे ये मोटरिंग कंडीशन है, यहाँ पे हमारा मोटर जो है रन कर रहा है, यहाँ पे टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो ये हम इसको मोटरिंग कंडीशन बोल रहे हैं। इसके पहले जैसे हमारा यहाँ से जैसे ये ब्रेकिंग कंडीशन है। अब ये हम यहाँ पे अभी हार्मोनिक्स कंसीडर अभी अप करेंगे, इसके बाद देखें। अब जैसे कि यहाँ पे जो हमारा एन एस बराबर जीरो हो जाता है, इसके बाद हमारा टॉर्क यहाँ से यहाँ पे टॉर्क एकदम जीरो होता है। और फिर इसके बाद अगर हम धीरे 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 अगर एन एस को और बढ़ाए, तो ये हमारा जो है ये जनरेटर में ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स चला जाता है। तो ये हमारी ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्रेकिंग रीजन है, ये मोटरिंग रीजन है, और ये हमारा जनरेटर का रीजन है। ब्रेकिंग रीजन यानी कि मोटर जो है एक्सिलरेट बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, वो ये वाला रीजन जो है ये हम इस रीजन में हमारी मोटर जो है वो अपोज अपनी जो उसकी स्पीड है रोटर की, उसको अपोज कर रही है। तो ये हमारा ब्रेकिंग रीजन हो गया। अब जैसे कि हमारा ये फिफ्थ ग्रेड का फिफ्थ हार्मोनिक्स है। फिफ्थ हार्मोनिक्स में क्या हो रहा है कि जैसे फिफ्थ हार्मोनिक्स को हम इसलिए यहाँ पे नहीं उतना ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमारे मोटर की ब्रेकिंग का काम कर रहा है। तो मोटर की ब्रेकिंग का काम कर रहा है, ये हमारा अनडिजायरेबल फैक्टर हो गया। तो इसमें क्या है कि NS/5 स्पीड हो जाती है हमारे जो मोटर है, हमारी मोटर की स्पीड जो है वो NS/5 हो जाती है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। ये हमारे फिफ्थ ग्रेड के हार्मोनिक्स की वजह से ऐसा होता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ तो ठीक है कि हमारा जो मोटर है वो स्टार्टिंग टॉर्क इसके लोड टॉर्क से अधिक है स्टार्टिंग में। तो यहाँ से जैसे मोटर स्पीड जैसे बढ़ रही है, हमारे मोटर का जो टॉर्क है वो बढ़ रहा है, यहाँ पे हमको मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है। यहाँ पे आने के बाद इसका टॉर्क जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो रहा है। और इसके बाद टॉर्क ऐसा नहीं कि टॉर्क नहीं मिलेगा, हमको टॉर्क मिलेगा, लेकिन वो मोटर एक्सेलरेट करना बंद कर देगी। अब हमको टॉर्क जो है यहाँ पे उसके बाद इस पॉइंट के बाद नहीं मिलेगा। वह पॉइंट है जहाँ ये स्टार्टिंग टॉर्क और ये हमारा लोड टॉर्क, ये एक दूसरे का दोनों का ये रिजल्टेंट पॉइंट है। अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे जो सेवेंथ हार्मोनिक्स है, इसके आ जाने के बाद हमारी मोटर जो है वो पहले कैसे रुक जा रही है, वो हमारा एक्सेलरेट कैसे करना बंद कर रही है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे ये सेवेंथ हार्मोनिक्स का ये जैसे एक कंपोनेंट है। तो जैसे इसमें ये जो है मोटर की स्पीड ये NS/7, अगर ये भी NS से अगर NS इसकी भी स्पीड होती, अगर NS रहता, अगर इसका भी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रहता, तब तो ये हमारे मोटर दोनों का जो इसका और इसका रिजल्टेंट जो है इसकी मोटरिंग कंडीशन को और इन्हेंस करता। लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी NS/7 है, हो जा रहा है। तो इसलिए क्या है कि ये हमारा मोटर जो है ये NS से ना होकर NS/7 से रन करेगा। यानी कि ये हार्मोनिक्स जो है, हार्मोनिक्स के आ जाने की वजह से हमारा जो एक्चुअल जो हमारा कर्व है उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लोड टॉर्क जो है वो इस पॉइंट पे जो अचीव होना है वो हमारा इसी पॉइंट पे अचीव हो जा रहा है। यानी कि इस पॉइंट का मतलब कि हमारा लोड टॉर्क यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमको मिल जा रहा है यहाँ से। तो जो हमको यहाँ पे जो चीज़ मिल रही थी NS, यानी कि लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क का रिजल्टेंट जो है यहाँ पे मिलना चाहिए था, वो हमको यहाँ पे मिल जा रहा है। ये अनडिज़ायरेबल है, और इस यहाँ पे मिल जाने की वजह से यही जो है क्रॉलिंग इफेक्ट है। यानी कि हमारी एक्चुअल स्पीड तो NS है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो हो गया। यानी कि लोड टॉर्क जो है रिजल्टेंट टॉर्क और लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क का रिजल्टेंट जो है वो इस पॉइंट पे न मिलके हमारा इतना पहले मिल गया। तो ये जो इसके वजह से क्या होगा कि हमारी मोटर जो है, मोटर का एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि मोटर हमारी एक्सेलरेट करना बंद कर देगी। तो अब क्या होगा कि मोटर जो है क्रॉल करने लगेगी। यही जो इफेक्ट है इसको हम क्रॉलिंग इफेक्ट कहते हैं।
जैसे जैसे कि ये हमारा जैसे यहाँ, जैसे ये हमारा यहाँ से तो ठीक है, यहाँ तो स्टार्टिंग टॉर्क अधिक है, स्टार्टिंग टॉर्क अधिक है इस हिसाब से लोड टॉर्क से, अभी तक तो ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे आने के बाद ये स्टार्टिंग टॉर्क धीरे 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 घटता गया इस हार्मोनिक्स के कंपाउंड के की तरह, और घटते 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 ऐसे यहाँ पे जैसे ये हो रहा है, तो ये रिजल्टेंट आके पहले ही यहाँ पे मिल गया। तो जो कि हमारा डिज़ायरेबल था, हमारा ये लोड टॉर्क जो है वो हमको यहाँ पे जो मिल रहा था वो यहाँ पे पहले ही इसको कट कर दिया, हमारे लोड टॉर्क को। स्टार्टिंग टॉर्क जो है लोड टॉर्क का रिजल्टेंट पहले यहीं पे कट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि हमारे मोटर की एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो गई, और ये NS स्पीड से न रन करके हमारे NS/7 स्पीड से रन कर रहा है। तो ये इफ़ेक्ट जो है इसको हम क्रॉलिंग इफ़ेक्ट कहते हैं। तो इसमें तो यही है क्रॉलिंग। मेरे को जहाँ तक लगता है ये समझ में आया होगा आपको कि ये क्रॉलिंग इफ़ेक्ट किसे कहते हैं। अब इसको जैसे कि हम दूर कर सकते हैं शॉर्ट पिच कॉइल्स का यूज करके। अब शॉर्ट पिच कॉइल्स का यूज करके हम इसको दूर करें, ये कैसे दूर होता है, ये तो बेसिकली सिंक्रोनस मोटर का, ये सिंक्रोनस मोटर में हम इसको पढ़ेंगे, तो उस टाइम जब हम पढ़ेंगे तो इसको एक बार मैं फिर से बताऊंगा। लेकिन ये क्रॉलिंग क्या होता है और ये हमारे कैसे हमारे टॉर्क और ये स्पीड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके थ्रू हमने इसको समझने की कोशिश की कि हमारा जो मोटर का स्पीड है वो पहले ही हमारा लोड टॉर्क को उसने उसको कट किया। तो इससे हमारा क्या हुआ कि जो मोटर की हमारी जो एक्चुअल स्पीड है वो हमारे हार्मोनिक्स के आ जाने की वजह से वो 1/7 हो गई। तो हमारा मोटर अब क्रॉल करेगा। क्रॉल इन द सेंस कि वो अब वैसे अब वो रन नहीं करेगा, वो बहुत धीमा धीमा रन करेगा। तो इसको जैसे दूर हम कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट पिच कॉइल्स का यूज करके, और ये है हमारा क्रॉलिंग इफेक्ट। ओके, थैंक यू।